रख हौसला, वह मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सौरभ कुमार सौरभ स्टडी सेंटर के इस चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले बता दीजिए कि आप लोग हैं कैसे। उम्मीद करता हूं कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और रेगुलर जो है आप अपने पढ़ाई में लगे होंगे। मेरे दोस्त, पिछले कई दिनों से हम क्लासेस नहीं ले पा रहे थे क्योंकि ऑफलाइन में कुछ काम आ गया था, जिस कारण से जो है आप लोग की क्लासेस क्लोज थी थोड़े दिनों के लिए। और अब से जो है आप लोगों को रेगुलर क्लासेस मिलना शुरू हो जाएगा। मेरे दोस्त, हम लोग जो है प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे, जिसमें लेक्चर नंबर 3-4 तक जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। और शायद हम लोग जो है किरण आरेख के बारे में पढ़ लिए थे। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में, यानी कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की क्या क्या स्थितियां हो सकती है, वस्तु को कहां पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। उन सभी टॉपिक को आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त, चलिए हेडिंग में लगा लीजिए गोलीय दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और स्थान। हेडिंग में लगा लीजिए गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में, हेडिंग में लगा लीजिए गोलीय दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की, गोलीय दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और स्थान। हेडिंग में लगाइए गोलीय दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और स्थान। प्यारे साथियों, इससे पहले क्यों ना किरण आरेख के बारे में थोड़ा बहुत रिवीजन कर लिया जाए, क्योंकि इसके बिना आप आगे का टॉपिक को समझ नहीं पाइएगा। मैंने आपको देखिए गोल अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में तो साफ क्लियर रहता है कि उत्तल दर्पण में चाहे वस्तु को आप कहीं भी रखिए, जब भी प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। और प्यारे साथियों, वहां पर बनता है छोटा प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनेगा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। एक एक वो कंडीशन वहां पर रहता है। लेकिन अवतल दर्पण में अलग अलग कंडीशन होता है, यानी वस्तु को कहां पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। फिलहाल समझिए इधर, मैंने आपको इससे पहले की क्लास में, इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण में जो है 4 गो कंडीशन हम आपको बताए थे किरण आरेख में। ये हो गया अवतल दर्पण, यहाँ पर हो गया इसका मध्य बिंदु जिसको कहते हैं ध्रुव, और ये हो गया इसका प्रधान अक्ष जिसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष। प्यारे साथियों, यहाँ पर होता है एफ यानी कि फोकस, यहाँ पर होता है सी और कहीं ना कहीं जाएगा अनंत तक। सबसे पहला कंडीशन हम आपको बताए थे, अगर कोई किरण जो है अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होता है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरता है। पहला कंडीशन हम आपको बताए थे। प्यारे साथियों, दूसरा कंडीशन हम आपको बताए थे कि अगर कोई किरण जो है अवतल दर्पण के फोकस पर आपतित हो तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद जो है मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाता है। यह दूसरा कंडीशन हम आपको बताए थे। मेरे दोस्त, तीसरा कंडीशन हम आपको बताए थे, अगर कोई किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर आपतित होता है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ से वापस लौट जाता है, यानी जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते से जो है वह वापस लौट जाएगा। ये बात हम आपको बता दिए थे। और सबसे लास्ट में अगर हम आपको बताए थे वहां पर कि अगर कोई किरण अवतल दर्पण पर थीटा कोण के साथ आपतित होता है तो वह जो है परावर्तन के बाद थीटा कोण के साथ ही परावर्तित भी हो जाता है। ये कंडीशन हम आपको बताए थे। पहला कंडीशन हम आपको बताए थे, अगर कोई किरण अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हो तो वह परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगा। और अगर कोई किरण फोकस पर आपतित हो तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा। तीसरा कंडीशन बताए थे कि अगर कोई किरण अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर आपतित हो तो वह उसी पथ से वापस लौट जाएगा। और सबसे लास्ट में आपको बताए थे कि अगर कोई किरण थीटा कोण के साथ अवतल दर्पण पर पड़े तो परावर्तन के बाद वह उसी कोण के साथ वापस लौट जाएगा, यानी कि आने के क्रम में मान लीजिए कि 30 डिग्री के साथ आ रहा है तो जाने के क्रम में भी यह 30 डिग्री के साथ ही चला जाएगा। ये कंडीशन आपको समझ करके रखना है।
तो ये बात हम आपको इससे पहले के लेक्चर में बता दिए थे, और जब तक आपको यह लेक्चर कंप्लीट नहीं है, यानी पिछले का टॉपिक यानी कि किरण आरेख यानी कि रे डायग्राम जो हम आपको बताए थे, जब तक आप रे डायग्राम कंप्लीट नहीं कीजिएगा आगे के टॉपिक को आप समझ नहीं पाइएगा। तो चलिए आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। गोलीय दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और स्थान, ये बात आपको समझना है। तो ये टॉपिक जो है हम आपको बता दिए थे। चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं कि आज का टॉपिक क्या हो सकता है। मेरे दोस्त समझने के लिए थोड़ा बहुत आप समझ लीजिए। इधर हम आपको क्या बताया है, अवतल दर्पण क्या होता है। अगर बाहर से कलई कर देंगे किसी दर्पण को तो अवतल दर्पण हो गया, और अवतल दर्पण का परावर्तक सतह ढसा होता है। प्यारे साथियों, यहाँ पर हो गया इसका ध्रुव, यहाँ पर होता है एफ, यहाँ पर होता है वक्रता केंद्र। मैंने आपको वहां पर बता दिया था कि वक्रता केंद्र से लेकर के यहाँ ध्रुव तक की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। फोकस से आगे होता है फोकस दूरी, और फोकस से पीछे भी होता है फोकस दूरी। ये बात जो है, ये नॉलेज आपको रहना चाहिए। और मेरे दोस्त देखिए, यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि वस्तु को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण में आप देखिए, मान लीजिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। तो उत्तल दर्पण यहाँ पर मान लीजिए अंदर से हम कलई कर देंगे तो वही हो गया उत्तल दर्पण, और इसका यह हो गया मध्य बिंदु यानी कि ध्रुव, और यहाँ पर हो गया पी, यहाँ पर कहीं ना कहीं होगा फोकस, यहाँ पर होगा वक्रता केंद्र। आपको अपने दिल और दिमाग के खोपड़ी में हमेशा के लिए ट्रांसफर कर लेना है कि उत्तल दर्पण की अगर बात हो, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति की अगर बात हो, उत्तल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब की स्थिति की बात हो तो वहां पर आपको याद रखना है कि उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा प्यारे साथियों, तो आपको याद रखना है काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हम आपको बताए थे कि हमेशा होता है सीधा। कैसा होगा, सीधा। और मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर उत्तल दर्पण में हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो एक ही कंडीशन होता है उत्तल दर्पण में, काल्पनिक, सीधा और उल्टा प्रतिबिंब। बाद बाकी अवतल में आपको अलग अलग रीजन के साथ समझना होगा। क्या होगा, यहाँ पर उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ये बात आपको याद रखना है उत्तल दर्पण के लिए। अब चलिए समझते हैं अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण का क्या क्या कंडीशन हो सकता है, वस्तु को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या क्या होता है हम अवतल दर्पण में आपको पूरा स्लाइड में एकदम डिटेल में बताते हैं। तो उत्तल दर्पण में आप भली भांति समझ चुके हैं। अब समझिए अवतल दर्पण में एक बड़ा सा डायग्राम हम यहाँ पर बना लिए अवतल दर्पण का। बाहर से अगर हम इसको कलई कर देंगे तो यह हो गया अवतल दर्पण, और इसका परावर्तक सतह होता है ढसा हुआ। प्यारे साथियों, इसके मध्य बिंदु को कहते हैं हम लोग ध्रुव यानी कि पोल, और यह हो गया इसका प्रधान अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर होता है फोकस, यहाँ पर होता है वक्रता केंद्र, और ये कहीं ना कहीं अनंत पर जाकर के रुकेगा। मेरे प्यारे साथियों, वस्तु को हम कहाँ कहाँ पर रख सकते हैं ये बात सबसे पहले समझ लीजिए। देखिए इधर सबसे पहले अवतल दर्पण में वस्तु को जो है हम 6 जगहों पर रख सकते हैं। कितने जगहों पर, आपको याद रखना है, हमेशा के लिए कंपटीशन तक काम आता है। यह आपको जो है कहीं पर भी पीछे नहीं छोड़ेगा, हर जगह पर जो है आपको यह कॉन्सेप्ट काम आएगा। इसीलिए ध्यानपूर्वक पूरे एकाग्रता के साथ, पूरे फोकस के साथ, एकदम चील के निगाह से बोर्ड पर जो है फोकस बनाए रखिए। एक ही डायलॉग आपको याद रखना है कि पढ़ते समय बोर्ड पर और चलते समय रोड पर हमेशा आपको ध्यान रखना है। चलिए इधर तो अवतल दर्पण में जो है आपको 6 कंडीशन प्रतिबिंब यानी कि अवतल दर्पण में 6 कंडीशन होता है कि वस्तु को जो है 6 जगहों पर आप रख सकते हैं। कहाँ कहाँ पर, सबसे पहले प्यारे साथियों आप जो है ध्रुव और फोकस के बीच में पहला कंडीशन, वस्तु को आप ध्रुव और फोकस के बीच में रख सकते हैं। ये हो गया ध्रुव और ये हो गया फोकस, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन आपको समझना है कि फोकस पर स्वयं रह सकता है वस्तु, ध्रुव और फोकस के बीच में रह सकता है और फोकस पर भी रहेगा। तीसरा कंडीशन प्यारे साथियों समझना है कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु रहेगा। चौथा कंडीशन में आपको समझना है कि वक्रता केंद्र पर वस्तु रहेगा। पांचवा कंडीशन में वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु रहेगा, और सबसे लास्ट में प्यारे साथियों अनंत पर वस्तु रहेगा। तो वस्तु को अवतल दर्पण में कहां कहां पर हम रख सकते हैं ये भी बात भी समझ लीजिए। वस्तु को आप पहला कंडीशन में ध्रुव और फोकस के बीच में रख सकते हैं, यह हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में आप स्वयं फोकस पर रख सकते हैं।
तीसरा कंडीशन में आप जो है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रख सकते हैं। चौथा कंडीशन में आप स्वयं वक्रता केंद्र पर रख सकते हैं। और पांचवा कंडीशन में आप वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रख सकते हैं। और सबसे लास्ट में आपको वस्तु को जो है अनंत पर रखना है। अब आपको समझना है कि अगर हम ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब की क्या क्या स्थिति हो सकती है, फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब की क्या क्या स्थितियां होगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, ये बात आपको समझना है। तो चलिए एकदम बारीकी से समझते हैं। तो प्यारे साथियों, आपको एक ट्रिक के रूप में याद रखना है। अपना ट्रिक बनाया गया है, यहाँ ट्रिक के समक्ष जो है बहुत सारा मेहनत लगा है ट्रिक को बनाने में। तो ट्रिक समझिए। सबसे पहले ट्रिक आपको समझना है कि फोकस का संबंध हम आपसे पूछे तो फोकस का संबंध आपको हमेशा याद रखना है अनंत से होता है। यानी वस्तु को फोकस पर रखेंगे प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, अनंत पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। एक ही बात याद रखना है, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा आपको याद रखना है। अगर वस्तु को फोकस पर रखेंगे प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, अनंत पर रखेंगे प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। यानी फोकस का संबंध है अनंत से, अनंत का संबंध है फोकस से, फोकस का संबंध अनंत से, अनंत का संबंध फोकस से। ये बात आपको याद रखना है। और प्यारे साथियों, आपको एक और बात याद रखना है कि वक्रता केंद्र का संबंध जो है वक्रता केंद्र पर ही, वक्रता केंद्र से ही है। यानी वो वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। बस दो गो बात याद रख लीजिए, बाद बाकी याद कराने की गारंटी मेरा है। वस्तु को कहां पर रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। देखिए, फोकस का संबंध अनंत से, अनंत का संबंध फोकस से, वक्रता केंद्र का संबंध वक्रता केंद्र से ही। अब देखिए एकदम बारीकी से समझिए। सबसे पहले प्यारे साथियों, अगर वस्तु जो है ध्रुव और फोकस के बीच रहे, एक कंडीशन आपको बस याद रखना है। अगर वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रहे, वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रहे तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे में, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा कंडीशन, अगर वस्तु फोकस पर रहे, तो अभी हम बताएं अगर फोकस पर रहे वस्तु तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, फोकस पर रहे वस्तु तो प्रतिबिंब कहां बनेगा तो अनंत पर बनेगा। और प्यारे साथियों, तीसरा कंडीशन आपको समझना है, अगर वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, वस्तु अगर मान लीजिए कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो तो फोकस का संबंध था अनंत से और वक्रता केंद्र का संबंध वक्रता केंद्र से ही। यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा प्रतिबिंब। देखिए बारीकी से समझिए, फोकस का संबंध अनंत से था तो अनंत से, और वक्रता केंद्र का संबंध वक्रता केंद्र से ही। यानी वस्तु को अगर हम फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। यह बात आपको याद रखना है। उसके बाद प्यारे साथियों, अगर हम वस्तु को, चौथा कंडीशन आपको समझना है, अगर वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। यह बात आपको याद रखना है एकदम बारीकी से। पांचवा कंडीशन आपको प्यारे साथियों समझना है, अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच अगर हम वस्तु को रख दिए तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो कहां पर प्रतिबिंब बनेगा। प्यारे साथियों, अभी हम बताएं आपको कि वक्रता केंद्र का संबंध वक्रता केंद्र से ही है और अनंत का संबंध है फोकस से। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जो है इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो वक्रता केंद्र का संबंध वक्रता केंद्र से, अनंत का संबंध फोकस से, यानी प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। बहुत बारीकी से समझिए, ये टॉपिक जो है अधिकतर विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है क्योंकि इस तरह से समझाया ही नहीं जाता है। और मैं आपको जो है, क्योंकि हम भी स्टूडेंट लाइफ से गुजर चुके हैं, इसीलिए आपको एकदम बारीकी से समझा रहे ताकि आप भी जो है बिहार बोर्ड में 2027 में जिस तरह से इस वर्ष जो है 471 नंबर ला करके जो है पूरे जिले में टॉप किया है यहाँ का स्टूडेंट, उस तरह से आप अगले वर्ष, इस वर्ष का तो अपना नारा था कि अब की बार जो है, इस वर्ष का नारा क्या था, अब की बार 450 प्लस पार, अब की बार 450 प्लस पार इस वर्ष का नारा था, जो अब जो है यहाँ पर रिकॉर्ड इसका टूट चुका है। अब नेक्स्ट वर्ष, इस वर्ष का स्टूडेंट जो है यानी कि 2026 की अगर बात करें तो 471 नंबर लाया है। और नेक्स्ट ईयर की बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो नेक्स्ट ईयर आपको लाना है यहाँ से 480 पार करना है, किसी तरह से 480 पार करना है।
471 नंबर इस वर्ष तो लाया गया है इस संस्था से। नेक्स्ट ईयर 480 पार आपको करना है किसी भी हालत में, चाहे इसके लिए आपको कितना भी मेहनत क्यों ना करना पड़े। ये रिकॉर्ड अब टूट चुका है, अब की बार 450 पार। अब देखते हैं कि नेक्स्ट रिकॉर्ड जो है टूट पाता है या नहीं। तो छठा कंडीशन आपको प्यारे साथियों क्या समझना है, अगर वस्तु अनंत पर हो तो अनंत का संबंध डायरेक्ट हम आपको बताए फोकस से होता है, इन अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। तो ये बात आपको समझना है। एक और बात समझना है मेरे प्यारे साथियों, देखिए वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब जब भी बनेगा समान आकार का बनेगा, यानी कि बराबर बनेगा, समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। प्यारे साथियों वक्रता केंद्र से इधर आपको याद रखना है, जब भी प्रतिबिंब बनेगा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। वक्रता केंद्र से इधर बनेगा बड़ा प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र से इधर बनेगा छोटा प्रतिबिंब। इधर यानी कि वक्रता केंद्र से इस साइड में, देखिए मान लीजिए हम यहाँ पर वक्रता केंद्र है, तो इधर जब भी प्रतिबिंब बनेगा हमसे छोटा प्रतिबिंब बनेगा, इधर जब भी प्रतिबिंब बनेगा हमसे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। यानी वक्रता केंद्र से इधर बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वक्रता केंद्र से इधर छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ये बात आपको याद रखना है। अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर ही हो तो समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा, तो बीच में हो तो समान आकार का, उधर हो तो बड़ा और इधर होगा तो छोटकिनमा प्रतिबिंब बनेगा। ये बात आपको याद रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये कंडीशन आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब एक एक करके जो है सभी कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। गोलीय दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और स्थान के बारे में समझते हैं कि वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, और हकीकत में आपको फील करवा करके दिखाते हैं कि हकीकत में ऐसा होता है या नहीं होता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे के कॉन्सेप्ट को आपको समझाते हैं। तो चलिए पहला कंडीशन हम आपको क्या बताए कि वस्तु को हम वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में रख सकते हैं। तो एक एक कंडीशन को जो है एकदम बारीकी से समझते हैं। सबसे पहला कंडीशन आप हेडिंग में लगा लीजिए, जब वस्तु अवतल दर्पण में, हेडिंग में लगाइए। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ओनली वन अवतल दर्पण के बारे में, क्योंकि उत्तल दर्पण का कंडीशन जो हम आपको समझा चुके हैं। ये है ओनली वन अवतल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, जब भी बनेगा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा और उल्टा बनेगा। एक ही कंडीशन है उत्तल दर्पण के लिए। अब हेडिंग में लगाइए अवतल दर्पण के लिए, जब वस्तु, क्या याद रखना है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच हो, के बीच स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच स्थित हो तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है, ये बात समझिए सबसे पहले। तो जो जो कंडीशन है, देखिए वस्तु को हम कहां पर खड़ा करेंगे, वक्रता केंद्र और यहां पर फोकस के बीच में। हम यहां पर एक अवतल दर्पण बना लिए। अवतल दर्पण क्या होता है, बाहर से कलय किया हुआ रहता है जिसका परावर्तन सतह धंसा हो। ये हो गया इसका मध्य बिंदु यानी कि ध्रुव, ये हो गया इसका प्रधान अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर हो गया फोकस, यहाँ पर हो गया वक्रता केंद्र, और ये कहीं ना कहीं अनंत पर जाकर के रुकेगा। पहला कंडीशन प्यारे साथियों क्या किए है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु को रखना है। तो वक्रता केंद्र, सॉरी यहाँ पर ये नहीं लिखना था, सबसे पहला कंडीशन ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु को रखना था। तो यहाँ पर लिखेंगे जब वस्तु ध्रुव, क्या लिखना है, जब वस्तु ध्रुव P और फोकस के बीच स्थित हो। पहला कंडीशन ये होना चाहिए, जब वस्तु ध्रुव यानी कि P और फोकस के बीच स्थित हो, यानी कि पहला कंडीशन में हम यहाँ पर वस्तु को खड़ा करेंगे बीच में। प्यारे साथियों पहला कंडीशन में देखिए, वैसे वस्तु से बहुत सारा किरण निकलेगा, लेकिन लेना कितना है, तो 2 किरण लेना है। पहला किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा और दर्पण से टकराएगा। हम आपको किरण आरेख में बताए थे कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हो तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ये मुख्य अक्ष के समांतर निकल गया तो ये फोकस से होकर इस तरह से जो है गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा प्यारे साथियों, तो फोकस से गुजरेगा। ये हो गया फोकस। और दूसरा किरण प्यारे साथियों वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा। दूसरा किरण जो है ये कहीं ना कहीं वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा इधर से।
अब देखिए इधर ये मिल ये नहीं रहा है, जब दर्पण के इस साइड में नहीं मिल रहा है तो हम कल्पना करेंगे यानी कि कामना करेंगे। पहला कंडीशन में आपको कल्पना करना है यानी कि अनुमान लगाना है। जब इस साइड में नहीं मिल रहा है तो अनुमान लगाना है कहीं ना कहीं जो है ऊपर इस तरह से, कहीं ना कहीं ऊपर में जाकर के इस तरह से जो है कहीं ना कहीं मिल जाएगा। यानी यहाँ पर मान लीजिए इसका प्रतिबिंब बन गया दर्पण के पीछे में। कहाँ पर बन गया? दर्पण के पीछे में। यानी यहाँ पर मान लीजिए कि ए है, इसका नाम बी है, ए वस्तु का नाम ए बी रख दिए तो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर जाकर के ए डैश और बी डैश। तो क्या क्या कंडीशन हुआ? प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बन गया। तो सबसे पहले प्यारे साथियों इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकता है? तो पहला बात में आपको याद रखना है स्थान। स्थान में क्या याद रखना है? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो दर्पण के पीछे। और पहला ही कंडीशन में दर्पण के पीछे बन गया तो मेरे प्यारे साथियों काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। इस साइड में जो भी प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनेगा और प्यारे साथियों उस साइड में जो भी प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण के पीछे में काल्पनिक प्रतिबिंब, दर्पण के आगे में वास्तविक प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और हम आपको बता दिए वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। इस साइड में वास्तविक और उस साइड में क्या बनेगा? तो काल्पनिक बनेगा। ध्यानपूर्वक समझिए। तो स्थान में क्या याद रखना है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। एकदम नोट करते चलिए, पीछे बनता है। प्रकृति में प्यारे साथियों क्या याद रखना है? प्रकृति में दूसरा बात याद रखना है प्रकृति। स्थान प्रकृति। दूसरा बात क्या याद रखना है? प्रकृति यानी कि नेचर इसका क्या है, यानी कि वास्तविक है कि काल्पनिक। तो मेरे प्यारे साथियों यह जो है वास्तविक है, वास्तविक नहीं काल्पनिक प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब हो गया? काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब लिखना है आपको, प्रतिबिंब काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो सीधा होता है। प्रतिबिंब काल्पनिक व सीधा बनता है। सीधा बनता है। प्रतिबिंब काल्पनिक व सीधा बनता है। और सबसे लास्ट में तीसरा कंडीशन आपको समझना है आकार, यानी कि इसका आकार क्या होगा। तो देखिए प्यारे साथियों वस्तु है एकदम छोटकू सा और प्रतिबिंब बन गया इतना बड़ा, यानी वस्तु का आकार यानी कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनता है। और आकार में आपको याद रखना है कि प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार से बहुत बड़ा बनता है, यानी कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बहुत बड़ा होता है। आकार में याद रखना है प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनता है। तो ये हो गया इसका पहला कंडीशन, पहला कॉन्सेप्ट। यानी वस्तु को जब हम ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो क्या क्या कंडीशन होगा? प्रकृति यानी कि प्रतिबिंब काल्पनिक व सीधा बनेगा। आकार क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? तो प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनेगा। और उसके बाद आपको याद रखना है कि प्रतिबिंब जो है स्थान की अगर बात करें तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। तो पहला कंडीशन। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यानी कि वस्तु जब फोकस पर हो तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है ये समझाते हैं आपको। चलिए दूसरा कंडीशन हेडिंग में लगाइए, जब वस्तु, दूसरा हेडिंग में लगाइए जब वस्तु कहां पर होगा? पहले प्रतिबिंब में बना लीजिए। चलिए पहले डायग्राम बना लीजिए। यहां पर हम एक लंबा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया अवतल दर्पण, बाहर से कलेक्ट कर देंगे तो अवतल दर्पण हो गया। ये हो गया अवतल दर्पण का ध्रुव और ये हो गया इसका प्रधान अक्ष। ये हो गया ध्रुव यानी कि प्रधान ध्रुव हो गया। ये हो गया प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर होगा फोकस, यहाँ पर होगा वक्रता केंद्र। ये कहीं ना कहीं अनंत पर जाकर के रुकेगा। अब देखिए इधर पहला कंडीशन हम वस्तु को यहाँ पर खड़ा किए। दूसरा कंडीशन में जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु कहाँ पर होना चाहिए? जब वस्तु भाई साहब को हम यहाँ पर फोकस पर रखेंगे। यहाँ पर है ए बी, तो लिखना है जब वस्तु फोकस पर हो। जब वस्तु
फोकस F पर स्थित हो। हाँ, तो जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तब क्या क्या कंडीशन हो सकता है, ये आपको समझना है। देखिए इधर, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो सबसे पहला किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगा। पहला किरण जब भी निकलेगा मुख्य अक्ष के समांतर, और किरण आरेख में हम आपको बताए थे कि जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई दर्पण पर पड़ता है कोई किरण, तो वह परावर्तन के बाद जो है फोकस से होकर गुजरता है। इस तरह से कहाँ से होकर गुजरेगा, तो फोकस से। थोड़ा टेढ़ा हो गया, आपको जो है स्केल का प्रयोग करना है ताकि आपसे टेढ़ा ना हो, एकदम जो है फोकस से होकर गुजरेगा। और प्यारे साथियों, दूसरा किरण जो है इस तरह से वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा। ये कहीं ना कहीं जो है, देखिए इधर कहीं ना कहीं अनंत पर जाकर के टकराएगा, कहीं ना कहीं अनंत पर जाकर के मिलेगा। ये मान लीजिए कि इधर से आ रहा है, तो देखिए इधर, तो क्या हो गया, प्रतिबिंब जो है दर्पण के इस साइड में बना, न कि उस साइड में। उस साइड में काल्पनिक बनता है, इस साइड में क्या बन गया, तो वास्तविक प्रतिबिंब। तो यहाँ पर बन गया प्रतिबिंब वास्तविक, दर्पण के आगे बना। प्रतिबिंब कहाँ पर बना, तो दर्पण के आगे। कहाँ पर बना, तो अनंत पर बना। कहाँ पर बना, तो अनंत पर। तो लिखेंगे सबसे पहले स्थान की अगर बात करें तो स्थान में क्या लिखना है, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। प्यारे साथियों, दूसरा क्या कंडीशन आपको समझना है, प्रकृति में क्या समझना है। प्रकृति में आपको समझना है वास्तविक बना कि काल्पनिक। देखिए इधर दर्पण से इस साइड में जब भी बनेगा प्रतिबिंब तो वास्तविक बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा उल्टा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ये बात आपको समझना है। तो प्रकृति में आपको याद रखना है प्रतिबिंब वास्तविक व प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है। और सबसे लास्ट में मेरे प्यारे साथियों आपको समझना है, स्थान समझ लिए, प्रकृति समझ लिए, अब आकार समझना है, आकार। तो देखिए इधर प्रतिबिंब था एकदम इतना छोटकू सा, लेकिन इसका जो प्रतिबिंब बना, देखिए कहाँ पर जाकर के बनेगा कोई ठिकाना ही नहीं है। यानी कि जैसे जैसे आगे आएगा नीचे ही घसकता हुआ चला जाएगा। यानी प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार से बहुत बड़ा बनता है, ये बात भी आपको लिखना है। यानी प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार से बड़ा होता है। लिखना है प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, बिंब यानी कि वस्तु, बिंब यानी आपको समझना है वस्तु, वस्तु के आकार से बड़ा होता है, बड़ा होता है, ये बात आपको समझना है। तो तीनों कंडीशन यहाँ पर, दूसरा कंडीशन भी समझ में आपको आ चुका होगा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चौथा कंडीशन को समझते हैं। फिर से एक डायग्राम बना लेते हैं लंबा सा। ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण का ध्रुव, और ये हो गया इसका प्रधान अक्ष, कहीं ना कहीं अनंत पर जाकर के रुकेगा। यहाँ पर हो गया फोकस, यहाँ पर हो गया वक्रता केंद्र। पहला कंडीशन में वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखे, दूसरा में फोकस पर रख दिए, और तीसरा में प्यारे साथियों फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। इन वस्तु को जो है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, यानी यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर लिखना है जब वस्तु, तीसरा कंडीशन में लिखना है जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो सबसे पहला किरण मेरे प्यारे साथियों मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा। और जब ये कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकलता है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरता है, तो फोकस से। तो यह जो है परावर्तन के बाद इस तरह से कहीं ना कहीं फोकस से होकर के आगे टेढ़ा हो गया। आप लोग स्केल से जो है
नहीं सॉरी, यहाँ पर स्केल से प्रयोग कीजिएगा, स्केल से जो है खींचिएगा ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो। देखिए किस तरह से भारी मिस्टेक हो रहा है, एकदम सीधा इस तरह से जो है फोकस से होकर के ही गुजर जाएगा आगे की तरफ। दूसरा किरण भी मान लीजिए यहाँ पर फोकस से अगर हम गुजार देंगे, अगर कोई किरण फोकस पर आपतित हो तो क्या होगा प्यारे साथियों, तो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा। तो जब ये हम मुख्य अक्ष के समांतर निकालेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर के कटेगा। तो इसका जो प्रतिबिंब बना, ये प्रतिबिंब बन गया यहाँ पर, यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, यानी यहाँ पर हो गया ए डैश, यहाँ पर हो गया बी डैश। देखिए पहला किरण हम डाल दिए मुख्य अक्ष के समांतर, तो फोकस से होकर गुजरा। अगर कोई किरण फोकस पर आपतित होता है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाता है, तो कटान बिंदु यहाँ पर आया, यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो सबसे पहले लिखेंगे स्थान, यानी प्रतिबिंब कहाँ पर बना। तो स्थान में आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। कहाँ पर बनता है, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। उसके बाद प्यारे साथियों प्रकृति आपको याद रखना है। प्रकृति में क्या याद रखना है, इस साइड में बनेगा जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, स्वाभाविक बात है। यहां पर लिखना है प्रतिबिंब लिखिए यहां पर एकदम शानदार तरीका से, प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उल्टा होता है। प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है। और लास्ट में याद रखना है, लास्ट में क्या याद रखना है प्यारे साथियों, लास्ट में क्या याद रखना है, स्थान समझ लिए, प्रकृति समझ लिए, अब आकार समझना है। लास्ट में आपको याद रखना है आकार, इसका आकार क्या होगा। तो देखिए वस्तु था इतना बड़ा, प्रतिबिंब बन गया इतना बड़ा, यानी वस्तु से कहीं ना कहीं प्रतिबिंब जो है बड़ा है, यानी वस्तु का आकार, यानी कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है, बड़ा बनता है। लिखना है प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार से बड़ा बनता है। प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार से बड़ा बनता है। तो ये था कंडीशन। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम समझेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब क्या क्या स्थिति हो सकता है। चलिए अब चौथा कंडीशन को समझते हैं। चौथा कंडीशन, जब वस्तु C पर स्थित हो, यानी कि वक्रता केंद्र पर हो, C पर स्थित हो तब क्या क्या हो सकता है। चलिए एक लंबा सा डायग्राम सबसे पहले बना लेते हैं। बाहर से कलई कर देंगे, ये हो गया अवतल दर्पण, यहाँ पर हो गया इसका ध्रुव यानी कि P, ये हो गया इसका प्रधान अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, कहीं ना कहीं अनंत पर जाकर के रुकेगा। यहाँ पर फोकस, यहाँ पर हो गया वक्रता केंद्र। अब प्यारे साथियों वस्तु को खड़ा करना है वक्रता केंद्र पर, तो वस्तु को हम यहाँ पर वक्रता केंद्र पर खड़ा कर दिए। वस्तु हो गया यहाँ पर AB खड़ा। पहला किरण निकलेगा मुख्य अक्ष के समांतर, जब भी निकलेगा मुख्य अक्ष के समांतर, और जब कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकलता है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरता है। कहाँ से प्यारे साथियों, तो फोकस से होकर गुजरेगा। और अगर हम किसी किरण को फोकस पर आपतित करेंगे तो जब फोकस पर आपतित हो तो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाता है। किरण आरेख जब तक आपको समझ में नहीं आएगा ये कॉन्सेप्ट जो है आपको कोई नहीं समझा सकता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर निकला तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरा। अगर कोई किरण हम अगर फोकस पर आपतित करा दे तो वह मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा।
तो ये कहीं ना कहीं जो है इस तरह से मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा। तो यहाँ पर इसका कटान बिंदु बना, जितना दूरी इसका तो इतना ही दूरी इसका होना चाहिए। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर कटान बिंदु, इसका प्रतिबिंब थोड़ा और जो है सीधा बनाना है, स्केल से बनाइएगा तो एकदम करेक्ट होगा, थोड़ा बहुत टेढ़ा उड़ा हो जाता है। ये कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर आकर के मिलेगा, यानी वक्रता केंद्र पर ही आकर के इसका जो है प्रतिबिंब बन जाएगा। यहाँ पर होगा ए डैश, यहाँ पर मान लीजिए बी डैश। तो देखिए इधर जितना था वस्तु का आकार उतना ही है यहाँ पर प्रतिबिंब का भी आकार। तो प्रतिबिंब सबसे पहले जो है वक्रता केंद्र पर ही बनता है। स्थान की अगर बात करें तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। तो इसमें आपको समझना स्थान, स्थान में क्या समझना है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वक्रता, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। प्रकृति क्या समझना है प्यारे साथियों, प्रकृति, प्रकृति यानी कि नेचर। दर्पण से इस साइड में है वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, तो लिखना है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक व, प्रतिबिंब वास्तविक व कैसा बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, तो लिखना प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। और उसके बाद प्यारे साथियों आपको समझना है, क्या समझना है उसके बाद, स्थान समझ लिए, प्रकृति समझ लिए, अब समझ लीजिए आकार। आकार क्या होगा, तो देखिए प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार से बड़ा नहीं तो छोटा होता है, प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है। यहां पर आपको समझना है प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के, बिंब के आकार के बराबर बनता है। प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर बनता है। तो ये कंडीशन भी यानी कि चौथा कंडीशन भी हम आपको बता दिए। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे कि जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो तब क्या क्या कंडीशन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझिए। पांचवा कंडीशन, जब वस्तु कहां पर खड़ा किए थे, वक्रता केंद्र पर, अब खड़ा करेंगे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। जब वस्तु C और अनंत के बीच स्थित हो, अनंत के बीच स्थित हो, जब वस्तु जो है C और अनंत के बीच स्थित हो, यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो, तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है। पहले एक लंबा सा डायग्राम बना लिए। ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया इसका ध्रुव, और ये कहीं ना कहीं प्रधान अक्ष अनंत पर जाकर के अटकेगा। ये हो गया भाई साहब फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। अब वस्तु को खड़ा करना है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, तो यहाँ पर हम वस्तु को खड़ा कर दिए। वस्तु का नाम रख लेते हैं ए बी, हम नाम रख दिए। पहला किरण निकलेगा जब भी तो मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगा, और जब कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकलता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरता है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ से होकर फोकस से गुजरेगा। और प्यारे साथियों दूसरा किरण अगर हम वक्रता केंद्र से गुजारे, तो वक्रता केंद्र से अगर कोई किरण हम गुजारते हैं, जब कोई भी किरण अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर आपतित होता है तो परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही परावर्तित हो जाता है। यानी अगर इस लाइन से आएगा तो इसी लाइन से जो है ये चला जाएगा। तो यहाँ पर जो कटान बिंदु बना यहीं पर बनेगा प्रतिबिंब। तो यहाँ पर बन गया प्रतिबिंब, यहाँ पर बनेगा ए डैश, यहाँ पर बनेगा बी डैश। तो देखिए वस्तु था इतना बड़ा, प्रतिबिंब बन गया इतना बड़ा, वस्तु था इतना बड़ा, प्रतिबिंब बन गया इतना छोटकू सा, तो प्रतिबिंब छोटकिनवा बन गया। जब ये हम वक्रता केंद्र के इस साइड में यानी प्रतिबिंब को इस साइड रखे तो प्रतिबिंब यानी वस्तु को इस साइड रखे, प्रतिबिंब बन गया छोटा। ये कंडीशन हम आपको शुरुआते में बता चुके हैं। चलिए लिखते हैं जो जो कंडीशन है। सबसे पहले स्थान की अगर बात करें तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। स्थान में बात करें तो क्या लिखना है आपको, स्थान में दर्पण के साइड में बना,
स्थान में क्या लिखिएगा, प्रतिबिंब कहाँ पर बन गया, तो C और F के बीच में बनता है, तो लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, फोकस के बीच बनता है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद प्यारे साथियों क्या याद रखना है, स्थान हो गया। अब समझ लीजिए प्रकृति, एगो कंडीशन में काल्पनिक, बाद बाकी पूरा कंडीशन में वास्तविक आपको याद रखना है। प्रतिबिंब वास्तविक, प्रतिबिंब वास्तविक, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। और प्यारे साथियों सबसे लास्ट में याद रखना है आकार। आकार क्या हो गया, प्रतिबिंब है इतना बड़ा, प्रतिबिंब बन गया छोटका सा, वस्तु है इतना बड़ा, प्रतिबिंब बन गया छोटका सा। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है। आगे लिखना है प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से, वस्तु के आकार से छोटा बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा बनता है। ये था इसका कंडीशन, यानी कि जब वस्तु को C और अनंत के बीच रखेंगे तो ये कंडीशन हो सकता है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट यानी कि लास्ट कॉन्सेप्ट आपको समझना है, जब वस्तु अनंत पर हो तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए लास्ट कॉन्सेप्ट हेडिंग में लगाइए, लास्ट टॉपिक, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अवतल दर्पण में अनंत पर स्थित हो। लास्ट में यानी कि छठा कंडीशन आपको समझना है, जब वस्तु, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो क्या कंडीशन होगा। चलिए वो एकदम लंबा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया इसका ध्रुव यानी कि P, ये हो गया प्रधान अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर होगा फोकस, यहाँ पर होगा वक्रता केंद्र, कहीं ना कहीं अनंत पर जाकर के रुकेगा। अब लास्ट में देखिए इधर अनंत पर वस्तु को जब भी रखेंगे तो जो है एकदम अनंत पर ऐसे खड़ा करके नहीं रखना है। अब यहाँ पर जो अनंत पर वस्तु किरण जो पड़ेगा इस तरह से तिरछा किरण पड़ेगा, यानी किरण इस तरह से पड़ेगा, फोकस से होकर के गुजरेगा, इस तरह से पड़ेगा और यह भी जो है फोकस से होकर गुजरेगा। तो कहीं ना कहीं यहीं पर जो है इसका प्रतिबिंब बन जाएगा और बहुत छुटकिरमा प्रतिबिंब बनेगा। ये बात आपको समझना है। तो जो जो कंडीशन है उसको लिख दीजिए। चलिए हटाइए फटाफट। स्थान की अगर बात करें सबसे पहले, तो स्थान क्या होगा प्यारे साथियों, तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। हम शुरुआती में आपको बताए थे जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रतिबिंब, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता है, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। दूसरा बात मेरे प्यारे साथियों, प्रकृति आपको समझना है। प्रकृति यानी कि नेचर, क्या होगा इसका नेचर, प्रकृति क्या समझना है। देखिए इस साइड में जब भी बनेगा तो क्या होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो छुटकिनमा तो होता ही चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है, उल्टा बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है। और लास्ट में मेरे प्यारे साथियों आपको समझना है आकार। आकार क्या समझिएगा इसका, आकार देखिए इधर छोटकू सा एकदम प्रतिबिंब बन गया, पूरा एकदम छोटकू सा। तो लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार से बहुत छोटा बनता है। लिखेंगे यहाँ पर प्रतिबिंब,
प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार से बहुत छोटा बनता है। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास में हम अपना 100% नहीं दे पाए। आज की क्लास में जो है हम अपना 100% नहीं दे पाए, क्योंकि कुछ लोग जो है बाहर से डिस्टर्ब कर दिए, जिस कारण से हम पूरा 100% नहीं दे पाए। फिर भी हम अपने तरफ से प्रयास किए हैं आपको जो है बेहतर से बेहतर अंदाज में समझा दिया जाए, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। चलिए नेक्स्ट क्लास में आपको जो है पूरे धुरंधर स्टाइल में पढ़ाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ, ज़बरदस्त अंदाज में। जय हिंद, जय भारत।